अब हम आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडक्शन मोटर। हाउ कैन यू स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने की विधियां आपने 3 इडियट में देखी ही हैं, लेकिन यहाँ पे रियल में कैसे स्टार्ट होता है आप देखेंगे, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि यह चीज़ देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसा है कि आप एक बार इसको समझ लें तो आपको ना नोट्स की ज़रूरत है ना किताब की ज़रूरत हो। ठीक है, कोई कहीं कुछ भी पूछ दे आप तुरंत उसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ऐसे ही मशीन पढ़ना और पढ़ाना दोनों चाहिए। ठीक है, देखिएगा आज के मशीन के टॉपिक में कितना मज़ा आने वाला है। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जैसे कमेंट बॉक्स में बच्चे कुछ अन्य सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे थे, वो टाइम मिलने पर कवर किया जाएगा। और रही बात कोर्स कंप्लीट करने की, तो बेटा मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा चाहे जैसे करूं। ठीक है, उसमें कुछ भी कहना नहीं है, मैं कोर्स पूरा कंप्लीट करूंगा और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए इसमें आपको कोई टेंशन ना लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, जो कुछ भी हो, सुझाव हो, जो कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ। रही बात वीडियो रोज़ अपलोड करने की, तो बेटा मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, महामानव गौतम बुद्धा पॉलिटेक्निक में, उसी में फ़िलहाल रह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यही वीडियो शूट करता हूँ और गोरखपुर में जो अमेंदर सर हैं उनको मैं हफ्ते में वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, तो जितना रिकॉर्ड हो जाता है वो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो इससे आप भयभीत ना हो कि कोर्स समाप्त होगा कि नहीं होगा। मैं जब गोरखपुर रहने लग जाऊँगा तो कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले लेक्चर जो मैंने कंप्लीट किया है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उस पर मैंने बताया था आपको केवल एक क्वेश्चन बनता है कि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका परिणामी निकालिए। ठीक है, तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप बता देंगे, फिर परिणामी निकालने के जो मैं जीरो एंगल पे जो नहीं लिया था, मैं जीरो एंगल पे 1.5 इंटू 5 मैं निकाला था, फिर 60 एंगल पे दोनों में से कोई एक एंगल पे निकाल देंगे या दोनों एंगल पे निकाल देंगे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया जानकारी के लिए। ठीक है, वो जो मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया उसकी आवश्यकता है, अब देखिए कैसे आवश्यकता है, तभी तो मैंने बताया, वो आपको जानकारी के लिए मैंने बताया था। एट ए इंस्टेंट अगर तीनों फ्लक्सों को ऐड किया जाए तो जीरो होता है, मैंने इसको भी दिखाया था, वो भी 2 तरीके से दिखाया था। ठीक है, ये भी आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था। बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी बुक लिया जाए। ठीक है, तो मार्केट में देखिए 2 बुकें हैं, एक आरपी गुप्ता की हैं और एक नवभारत पब्लिकेशन की हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई बुक ले सकते हैं, नवभारत पब्लिकेशन ही लीजिए, मैं तो पीडीएफ प्रोवाइड ही करूँगा आपको, इसमें कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम तो कहते हैं कुछ बच्चे ये नवभारत ले लें, कुछ बच्चे वो भी ले लें, आरपी गुप्ता का भी ले लें, ताकि वो मिलाएं दोनों। हम जो है ऐसी चीज़, ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि हर बुक में मिलेगी। ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ स्टडी करेंगे, लेकिन आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत का स्टडी करेंगे। इंडक्शन मोटर रियल में स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिए और आपको मालूम चल जाएगा कि वास्तव में स्टार्ट होता कैसे है इंडक्शन मोटर। ठीक है, कोई भी मशीन हो, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर एक मशीन के केवल कितने भाग होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, एक होता है स्टेटर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रोटर। ठीक है, देखिए ठीक है, एक होता है स्टेटर और दूसरा क्या होता है, रोटर। स्टेटर में जो मशीन का स्थिर भाग है जो बाहर से दिखता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, और इसमें बाइंडिंग होते हैं। तो इसमें 3 फेज बाइंडिंग होते हैं, मैंने बताया कितने डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री पे ये तीनों बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, तभी ना हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो 3 बाइंडिंग से 3 फ्लक्स उत्पन्न होंगे और उनका रिजल्टेंट और परिणामी फ्लक्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर और स्टेटर के बीच जो एयर गैप है उसी में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है ना, तो ये 3 कंडक्टर आपके क्या हो गए, स्टेटर के हो गए। ठीक, और फिर रोटर के भी कंडक्टर हम एक कंडक्टर बनाते हैं समझने के लिए केवल। ठीक है, यह रोटर का देखिए, इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 2, क्या है आपका चैप्टर 2, इसका नाम है क्या, इंडक्शन मोटर। ठीक है,
क्या नाम है इसका? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या? कार्य सिद्धांत। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको? वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम इसका जब कंस्ट्रक्शन बताएंगे तो बहुत डीपली बताएंगे कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। मशीन का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको वह कास्ट आयरन का बना होता है, और इसमें जो स्लॉट कटे होते हैं, मतलब इस बाहरी आवरण के अंदर सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों को क्या किया जाता है? पूरा पंच कर दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और फिर उसमें स्लॉट काट के बाइंडिंग कर दिया जाता है 120 डिग्री पे। ठीक है, वो स्टेटर बाइंडिंग कहलाता है। ये इस तरह का बाइंडिंग हम क्यों करते हैं? क्यों इसके अंदर हम सिलिकॉन इस्पात के मटेरियल को पंचिंग क्यों करते हैं? क्यों? हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है ना। जब तक मैग्नेटिक मटेरियल में तार लपेटेंगे नहीं तो फ्लक्स आएगा कहाँ से? हमारे आपके घर से नहीं ना आएगा। तो इसी मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ जब तक लगाएंगे नहीं इसके आवरण में, और फिर उसमें स्लॉट काट के जब तक बाइंडिंग नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं देंगे, तब तक फ्लक्स आएंगे कहाँ से? नहीं आ पाएंगे। इसीलिए सिलिकॉन इस्पात के मटेरियल यहाँ भी होते हैं। इसके रोटर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे। बस इतना जानिए, रोटर पे भी बाइंडिंग होती है, लेकिन रोटर की बाइंडिंग की खासियत क्या है बेटा? कि रोटर की बाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किटेड होती है। इसका मतलब थोड़ा सा बता देते हैं हम कि ये शॉर्ट सर्किटेड होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एसी सप्लाई में होता क्या है? एक होता है फेज और एक होता है क्या? न्यूट्रल। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वोल्टेज। जब मेजर करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा। देयर इज नो करंट, यहाँ करंट नहीं है। क्यों करंट नहीं है? जब तक इस फेज और न्यूट्रल को हम किसी लोड से कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए बल्ब से ही कनेक्ट कर दिए, तब करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी। मतलब आपकी जो एसी करंट होगी वो फेज से न्यूट्रल, अब फिर न्यूट्रल से फेज, फिर फेज से न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल, मानी कि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ना, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, फेज से न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल से फेज, फिर फेज से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज, इसी के माध्यम से। जब तक ये लोड से इन दोनों तारों को आपस में जोड़ते नहीं हैं, तब तक ये करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है ना। तो करंट फ्लो होने के लिए इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी लोड के माध्यम से हो और चाहे एक तार के ही माध्यम से क्यों ना हो। ठीक है, जब ये एक तार के माध्यम से दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और करंट का मान सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसी तरह से जो रोटर का कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, रोटर में जो बाइंडिंग की जाती है, उस बाइंडिंग को क्या किया जाता है? दोनों सिरों पे शॉर्ट कर दिया जाता है, एक यानी कि सारे बाइंडिंग को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जैसे ही उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो तो करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो मैं ये बताया रोटर में शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्या। ठीक है, हमने बताया क्या, स्टेटर में आपके 3 फेज वाइंडिंग होती है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पर, और रोटर में आपके शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग होती है। ठीक है, इस वाइंडिंग को हम यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, कंडक्टर को ऐसे हम दिखा देते हैं। ठीक है ना। ये मान लीजिए एक कंडक्टर यहाँ है, दूसरा कंडक्टर ये मान लीजिए ए है, और ये आपका ए डैश है। देखिए, ए और डैश का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा, जो मैंने पहले चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये से है। ठीक, तो होता क्या बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? स्टेटर है, और ये मान लीजिए रोटर में एक कंडक्टर है। ठीक है, तो स्टेटर से मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे आएगा ना। मान लीजिए यहाँ कंडीशन क्या है, एन बना और नीचे एस बना, तो फ्लक्स एन से नीचे की ओर आएगा ना। ठीक है, एन से फ्लक्स नीचे की ओर आएगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये फ्लक्स किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका कंडक्टर है, ये ऐसे। ठीक है, और फ्लक्स ऐसे आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से हमारी बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ये फ्लक्स जो है कंडक्टर को कैसे लिंक कर रही है? इस डायरेक्शन में। मतलब कंडक्टर इस डायरेक्शन में फ्लक्स को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। ठीक है, आखिर फ्लक्स आई,
इधर मूव कर रही है ना, तो कंडक्टर को ऐसे काट रही है कि नहीं, या आप कह सकते हैं अगर फ्लक्स घूम रही है तो कंडक्टर को इस डायरेक्शन में काट रही है, फ्लक्स यहाँ रुक जाए तो कंडक्टर फ्लक्स को इस डायरेक्शन में काट रहा है। बात एक ही हुई कि नहीं हुई, हमारी बात ध्यान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी कि ये कंडक्टर फ्लक्स को इस डायरेक्शन में काट रहा है, बस इतना आप समझिए, ठीक है। ये जो कंडक्टर है इस फ्लक्स को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आई। तो अब जब फ्लक्स इस कंडक्टर को काटेगा तो क्या उत्पन्न होगा बेटा, इसमें ईएमएफ। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत अच्छे तरीके से मैं फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन किया है, इसलिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए वो वीडियो, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के नाम से अपलोड कर दिया गया है, वो बेसिक ऑफ मशीन है, उसको ज़रूर समझिए। यहाँ की देखिए, ये आपकी कुंडली है, ये फ्लक्स है, तो इस डायरेक्शन में ये जो कुंडली है इस डायरेक्शन में फ्लक्स को काट रही है, इसमें क्या जब उत्पन्न हो जाएगा ईएमएफ। ईएमएफ उत्पन्न होते ही करंट फ्लो होने लगेगा। आप कहेंगे सर अभी अभी बताए कि फेज और न्यूट्रल है, जब तक लोड नहीं देंगे तब तक करंट नहीं फ्लो होगा, तो आखिर इसमें कैसे हो जाएगा? इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सारे बाइंडिंग आपस में शार्ट होते हैं, इसलिए करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका डायरेक्शन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आप ज़रा इतना हमको बता दीजिए, ठीक है। करंट डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा हैंड उठाते हैं? राइट हैंड उठाते हैं, ठीक है। ये जो कंडक्टर फ्लक्स को किस डायरेक्शन में काट रहा है, किस डायरेक्शन में काट रहा है? इस डायरेक्शन में काट रहा है। तो देखिए यही है ना आपका, देखिए ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर फ्लक्स को इस डायरेक्शन में काट रहा है, इधर अंगूठा हो गया, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं इस कंडक्टर का मूवमेंट इधर हो गया, ठीक है। अब फ्लक्स एन से एस की ओर फ्लो होगी तो फ्लक्स डायरेक्शन में ये उंगली हो गई, और ये उंगली करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए ये आपका कंडक्टर है जो फ्लक्स को इधर काट रहा है, ठीक है, इधर, और ये आपका उंगली एन से एस की ओर, ये जो फोर्थ फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है एन से एन, करंट के डायरेक्शन को ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए करंट बाहर की ओर निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हुई, समझ में आ गया अच्छे तरीके से? फ्लक्स है, रोटेटिंग है, ये क्या है आपका कंडक्टर स्थिर है, तो फ्लक्स और कंडक्टर के बीच एक रिलेटिव मोशन हो रहा है ना। रिलेटिव मोशन का होने का मतलब फ्लक्स और कॉइल में कोई एक मूव करे और दूसरा या तो कांस्टेंट स्थिर हो या मूव करे तो पहले वाले की स्पीड से कम स्पीड में मूव करे, तभी रिलेटिव स्पीड कुछ ना कुछ हमको मिलेगी। तो यहाँ देख रहे हैं फ्लक्स मूव करने के लिए तैयार है, लेकिन कंडक्टर क्या है, कांस्टेंट पड़ा हुआ, चुपचाप कांस्टेंट स्थिति में पड़ा हुआ, ठीक है। तो फ्लक्स ऐसे कंडक्टर को काटेगा या कंडक्टर फ्लक्स को ऐसे काटेगा, ठीक है। तो कंडक्टर फ्लक्स को इससे काटेगा, तो मैंने इसको अंगूठे की दिशा में दिखा दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को एन से एस की ओर दिखा दिया, तो ये उंगली करंट के कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ हमको डॉट से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट करिए। किताब खोल के आप देखेंगे तो इस तरह से डायरेक्शन आपको बनाया गया है, ठीक है। लेकिन उसको अक्सर लोग बताते नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं, या बताते भी हैं तो बच्चे उसको ध्यान नहीं देते हैं, उस पॉइंट का मतलब नहीं समझते हैं। देखिए क्रॉस डॉट, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक में, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा और ये क्रॉस यहाँ पे होगा। जब यहाँ डॉट होगा तो यहाँ क्रॉस ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि एक ही कंडक्टर तो है, ठीक है। डॉट का मतलब ये देखिए, डॉट का मतलब करंट बाहर जा रही है, क्रॉस का मतलब अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। एक कंडक्टर है, ऐसे जितने भी कंडक्टर है सब में यही खेल हो रहा है, ठीक है ना। देखिए बाहर अंदर, ऐसे ही तो करंट फ्लो हो रहा है। देखिए ऐसे ही तो करंट फ्लो होगा कॉइल में, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बाहर अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो हमको लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मान लीजिए किसी कंडीशन में यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक पोलैरिटी एन एस ऊपर है और दूसरा पोलैरिटी एस एस क्या है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ करंट बाहर आ रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर दिखाना है आपको तो इसको हम क्या करेंगे, अंगूठे को बाहर करेंगे तो उंगलियाँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका, बताइए, क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा? अरे देखिए
हो रहा है क्लॉकवाइज कि नहीं है, उंगलियों की दिशा में करंट दिखाइए, तो ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए करंट इसमें अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर से इधर क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इस रोटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर मूव कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स S to N जा रहा है। आप कहेंगे नहीं सर हम तो ये पढ़ेंगे फ्लक्स N से S की ओर जाता है, ये भी मैंने बता दिया भाई बेसिक में कि जब मैग्नेट हम लेंगे मैग्नेट, तो मैग्नेट में देखिए N to S दो पोलैरिटी होती है, तो बाहर N से S की ओर जाता है। ठीक है ना, अंदर फ्लक्स जो है आपका क्या होता है, S to N जाता है। ठीक है, देखिए ये अंदर जो फ्लक्स होता है वो किधर जाता है, S to N जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि रोटर में भी पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, S जनरेट हो जाएगी और N जनरेट हो जाएगी। ठीक है, कैसे जनरेट हो जाएगी ये तो आपको मालूम चल गया अच्छे तरीके से। अब क्या करेगी बेटा, यह S इस N को पकड़ना चाहेगी। देखो अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, इसका इससे अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, ये N इस S को पकड़ना चाहेगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ये दौड़ करके कूद करके इसके पास जाएगी, तब तक ये यहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा। ठीक है, और ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और जब ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ये यस यहाँ है, तब ये यस इस यस को फिर ठेल देगा, फिर ये यस नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से होगा क्या, यह जो यस है इस यन को, ये जो यन है इस यस को लगातार पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब लगातार पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये जो रोटर है वो इसको पकड़ने के लिए क्या करने लगेगा, इसी में घूमने लगेगा, लेकिन बेटा पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रोटर के कंस्ट्रक्शन में हम ऐसा तिगड़म कर देते हैं कि ये पकड़ नहीं पाता है। अगर पकड़ ले तो क्या हो जाएगा, तब इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत है फ्लॉप, खत्म। पकड़ ले अगर तो सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर कैसे बन जाएगा, तो मैंने बताया था कि जब मशीन का रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगे, मतलब जिस पर ये घूम रहा है, ये मैग्नेटिक पोल जिस स्पीड पे घूम रहा है, अगर उसी स्पीड पर अगर रोटर घूमने लगे तो सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर बन जाता है। ठीक है, मैंने यह चीज़ बताया था ना। देखिए जब यह यस इस एन को पकड़ लेगा और ये एन इस यस को पकड़ लेगा तो होगा क्या, इंटरलॉकिंग हो जाएंगी इनमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, आपस में चिपक जाएंगे ये दोनों। ठीक है, जब चिपक जाएंगे दोनों तो इसी स्पीड पर, जिस स्पीड पे ये घूम रहा है उसी स्पीड पे ये घूमने लगेगा, तो बन क्या जाएगा, सिंक्रोनस मोटर नहीं बन जाएगा ये। ठीक है, इसका वर्किंग भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कुछ रोटर को जो भी शाफ्ट, जो भी वाइंडिंग हम करते हैं बेटा, वो शाफ्ट के समांतर में न करके कुछ तिरछा कर देते हैं। ठीक है, वही लॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस कर देता है, मतलब ये लॉक नहीं होने देता है, ये CS को इस एन के साथ लॉक नहीं होने देता है। ये यस इस एन को पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पाती है, बार बार स्लिप कर जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्लिप टर्म आता है जिसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्लिप बताता है बेटा कि रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड से कितना % कम है। ठीक है, अगर स्लिप 4% है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि रोटर का जो स्पीड है स्टेटर की स्पीड से 4% क्या है, कम है। ठीक है, तो जब ये पकड़ना चाहेगा लेकिन पकड़ नहीं पाएगा तो आएगा क्या हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, स्लिप आएगा। ठीक है, अब हम स्लिप की स्टडी करेंगे। इससे पहले कुछ इसमें लेंज भी अपना कुछ नियम दे दिए हैं इसके रोटेशन के संबंध में, तो लेंज भैया को भी यहाँ समझ लेते हैं, तब हम आगे स्लिप पे चलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें बताया हमने बताया बेटा, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो भाई, अगर हमको समझाना रहेगा ना तो हम बहुत तरीका है समझाने का, ऐसा तरीका भी है जो आप समझ लेंगे लेकिन रियल में आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। जब रियल में तो चीज़ें याद करने जैसी हो जाएंगी या जो मज़ा नहीं देता, इसलिए मैं अच्छे तरीके से मैं बताया। लेकिन बताने का और भी तरीका क्या था कि भाई 3 फेज स्टेटर है, 3 फेज बाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दिए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और मैंने बताया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 2 पोलैरिटी केवल उसकी होती है, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तीनों का, उसकी 2 ये पोलैरिटी होगी ना, दोनों पोलैरिटी को मान लिया एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्प्ले
रिप्लेस कर दिया। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इसके रोटर कंडक्टर को लिंक करेगी तो रोटर कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। उस ईएमएफ के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, जब करंट फ्लो होगी तो रोटर में भी एक मैग्नेटिक पोलैरिटी जन्म ले लेगी जो स्टेटर के पोलैरिटी को पाना चाहेगी। ठीक है, इसीलिए स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपका रोटर भी क्या होने लगेगा, घूम जाएगा। तो बस खत्म हो गया कार्य सिद्धांत। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हमें बताना है ना, ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कि जब हम N to S से पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड के लिंक करने के कारण रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, मतलब करंट फ्लो होने लगा। तो मोटर के सिद्धांत में हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रख करके जब उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो उस पर ऑटोमेटिक एक टार्क जनरेट होता है जिसके कारण रोटर घूमने लगता है। लेकिन बेटा वो टार्क आता कहाँ से है, मैं उस चीज़ को यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बता दूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा आसानी से और लिख भी देंगे, कहेंगे सर बहुत बढ़िया बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको अंदर जा कर देखिए ना, क्या प्रॉब्लम है अंदर जाने में। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हुई है बताइए। ये आपका मशीन का स्टेटर है, इसमें कुंडलियां हैं। आज जब सप्लाई दिए थे पर्टिकुलर एक कंडक्टर की बात अगर करें तो ये फ्लक्स रूट चूँकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स मूव करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो जब मूव करेगा इधर यानी कंडक्टर इधर काटेगा। जब कंडक्टर इधर काटेगा तो इस नियम के अनुसार हमने देखा कि करंट बाहर की ओर आ रही है इसमें, तो उसमें करंट को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें करंट आई क्यों, क्योंकि फ्लक्स कुंडली से लिंक किया है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो वही मैंने यहाँ दिखाया, जब यहाँ आपका क्या आया, डाट आया तो ऑटोमेटिक क्रॉस आएगा क्योंकि करंट निकल रही तो जाएगी इस रास्ते ना, जब जाएगी तो क्रॉस हो गया, डाट हो गया। अब डाट है तो डाट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन देखा, क्रॉस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन देखा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर की ओर मूव कर रही है। तो यानी कि रोटर के अंदर की बात करें तो फ्लक्स S से N की ओर जाएगी, यानी कि इसमें मैग्नेटिक पोल जनरेट हो जाएगी। अब ये S इस N को पकड़ना चाहेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ जाएगी ये तुरंत कूद के यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा। अब ये आगे तो चला ही जाएगा, अब ये जो यस इसको ठेल देगा, फिर ना ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, एक रोटेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पुश कर देगा। ठीक है, एक रोटेशन जनरेट हो जाएगा और इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए जब इंडक्शन मोटर इसमें रोटेट करेगा तो स्टार्टिंग कंडीशन में होता क्या है बेटा कि रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड होता क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्टार्टिंग में दोनों का अंतर। ठीक है, स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में होता क्या है, रोटर आपका कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, इसीलिए जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है, ns के बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर मशीन की 4 पोल की मशीन है, इसमें 1500 RPM है, तो 1500 RPM के अकॉर्डिंग ही रिलेटिव स्पीड होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन जैसे ही रोटर में मोशन आ जाता है, रोटर गति करने लगता है, तो अगर मान लीजिए ns आपका, अब मान लीजिए जब रोटर गति करने लगा उस समय अगर रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ns माइनस r आ जाएगा। अब तो NR इस ns को कम कर देगा कि नहीं कर देगा। मान लीजिए अगर NR ये 1500 RPM है, NR 1440 RPM है, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो किसके अब इन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, केवल 40 RPM के। तो अब बताइए रिलेटिव स्पीड कम मैक्सिमम है, स्टार्टिंग में रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम है ना, और जब रोटर मोशन करने लग रहा है तो रिलेटिव स्पीड कम हो जा रहा है। तो जो ईएमएफ होता है बेटा वो रिलेटिव स्पीड पे ही डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में चूंकि रिलेटिव स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्टार्टिंग में जो ईएमएफ का मान होता है, E2 का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब रोटर में भी गति होती है तो E2 की वैल्यू, EMF की मान क्या हो जाना लगता है, कम होने लगता है और कम हो जाता है। तो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंडक्शन मोटर रोटर की स्पीड जब बढ़ती है तो उसमें EMF पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैक्सिमम लोग उसको बढ़ना बता देते हैं, क्योंकि यही सिद्धांत समझते हैं कि रोटर जैसे घूमेगा वैसे फ्लक्स को काटेगा, उतना ही EMF उसमें इंड्यूस्ड होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ रिलेटिव स्पीड की बात कही जा रही है। तो जैसे रोटर में स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रोटर जितना ही अधिक स्पीड पे मूव करेगा, ईएमएफ का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है। अब ये जो रोटर है, लेंज साहब ने क्या यहाँ बताया, ये रोटर क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्यों रोटेट करने लगती है, इसीलिए रोटेट करने लगती है कि जिसके कारण, जिस रिलेटिव स्पीड के कारण ईएमएफ इसमें आया है, उसी रिलेटिव स्पीड का ये ईएमएफ क्या करता है, ये ईएमएफ इसी रिलेटिव स्पीड का क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए रोटर इसी डायरेक्शन में घूम जाती है ताकि रिलेटिव स्पीड कम हो सके, जैसे ईएमएफ का मान खत्म हो सके, ठीक है ना। तो अगर हम रोटर में कुछ तिगड़मबाजी नहीं करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन में हम चेंजिंग नहीं करते हैं, तिरछा रोटर को नहीं करेंगे, तो ये इतना कम हो जाएगा कि रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी और ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ईएमएफ जिससे आया, जिस रिलेटिव मोशन से आया, उसी रिलेटिव मोशन का ईएमएफ क्या करता है, अपोज करता है। इसीलिए रोटर इसी डायरेक्शन में घूम जाती है ताकि रिलेटिव स्पीड कम हो सके और ईएमएफ का मान क्या हो सके, कम हो सके। यही लेंज साहब ने इसमें बताया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें बस वही है, आँख मिचौली का खेल। इसको ये क्या करता है, इसको पता, आओ आओ मेरे पास आओ, ये जैसे कूद के यहाँ जाता है, भाग के यहाँ आ जाता है, ठीक है। और जब ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये ऐसे इसको क्या करता है, पुश कर देता है, फिर ये ऐसे ही रोटेशन इसमें क्या होने लगता है, बन जाता है, ठीक है। तो यही इसमें ऐसे ही रोटेशन इसमें जनरेट होता है। तो मैंने आपको टोटल बताया क्या, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब हम चलते हैं किस पर, स्लिप पर। स्लिप क्या होता है, ठीक है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बता दें कि इस इंडक्शन मोटर को हम डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इस चीज़ को, आइए हम समझते हैं। हाँ तो बेटा अब हम देखिए स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में, स्लिप के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, स्लिप। इसको हम बोलते हैं क्या, स्लिप, ठीक है। आपने देखा क्या कि जो रोटर की एन पोलैरिटी है वह स्टेटर के एस पोलैरिटी को, और रोटर की जो एस पोलैरिटी है वह स्टेटर के एन पोलैरिटी को क्या करनी चाहती है, प्राप्त करना, फाइंड करना चाहती है, ट्राई टू कैच इट, उसको प्राप्त करना चाहती है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, वो प्राप्त नहीं कर पाती है। इसके पीछे कारण है कि हम रोटर को क्या करते हैं, रोटर में जो बाइंडिंग करते हैं वो शाफ्ट के थोड़ा तिरछा करते हैं, जिससे ये लॉकिंग टेंडेंसी समाप्त हो जाती है, वो प्राप्त नहीं कर पाती है। यानी कि रोटर जो है स्टेटर की स्पीड को बार बार पाना चाहता है, बट क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, नहीं प्राप्त कर पाता है। तो स्लिप को रोटर और स्टेटर के, स्लिप मोशन किसे कहते हैं, रोटर और स्टेटर के बीच जो मोशन में डिफरेंस होता है उसी को स्लिप मोशन कहते हैं। और स्लिप को अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे देखें, जो स्लिप मोशन है वो क्या है, एन एस माइनस एन आर है, ठीक है। लेकिन जब इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो इसी स्टेटर के स्पीड स्टेटर के स्पीड के ही सापेक्ष में परसेंटेज निकालते हैं। तो स्लिप बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपन एन एस, ठीक है। ये होता है आपका क्या, स्लिप का फार्मूला होता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंडीशन नंबर फर्स्ट इन इंडक्शन मोटर। What happen when NR is 0? What happen when NR is equal to maximum? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि स्लिप का मान क्या होगा जब NR का मान मैक्सिमम हो। NR का मान मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, जब NR का मान NS के बराबर हो जाए, ठीक है। NR का मान किसके बराबर हो जाए, अबाउट, यानी कभी बराबर तो नहीं हो सकता लेकिन लगभग बराबर हो जाए, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए। एन आर जो है एन एस के लगभग बराबर हो जाए तो उस कंडीशन स्लिप का मान क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन एस। अब स्लिप रही नहीं जाएगा, पकड़ लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब मशीन नो लोड कंडीशन पे हो, एट नो लोड, क्या लिख सकते हैं, एट नो लोड। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन पूछता है नो लोड के कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है, प्रैक्टिकली 0 होता है, ठीक है। जब मशीन नो लोड के ही अवस्था में क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड पे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। किस अवस्था में, नो लोड के ही अवस्था में ये जो स्पीड मैक्सिमम हो सकता है,
ठीक है। जब मशीन पे कोई लोड नहीं देगा स्वतंत्रता पूर्वक खूब तेज रोटेट करेगी। जब लोड रहेगा तो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। आप ट्रक देखें, ट्रक जब ट्रक में बहुत ज़्यादा लोड भर देते हैं तो धीरे 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 चलता है, और जब लोड नहीं होता तो सरसराए भागते हैं सब कचरते पचरते। ठीक है। तो वही चीज़ समझिए, जब मशीन पे कोई लोड नहीं होगा तो होगा क्या कि स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लगभग इसके बराबर हो जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, स्लिप जीरो हो जाएगा। नो लोड कंडीशन में प्रैक्टिकली क्या होता है, स्लिप जीरो ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। कंडीशन सेकेंड, ठीक है। ऐसा यह कंडीशन ऐसा है जब NAR बराबर क्या हो जाए, मतलब यह है जब रोटर की स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब रोटर की स्पीड जीरो हो तब क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन स्पीड ऑफ रोटर इज इक्वल टू जीरो। यह किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब मशीन पे इतना लोड डाल दें कि वो हिल ही ना पावे। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं जब NAR बराबर जीरो होगा तो NS बटे NS हो जाएगा, कट के कितना होगा, 1 होगा। अगर परसेंटेज में निकालें तो 100% होगा। तो NAR बराबर जीरो कब होगा, एट फुल लोड, यानी कि जब लोड हम फुल कर देंगे तभी ऐसा कंडीशन आ सकता है। ठीक है। तो यानी कि फुल लोड कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, लगभग मैक्सिमम होती है। आप कह सकते हैं कि जब मशीन रुका हुआ है, मतलब मशीन रुका हुआ है लेकिन चार्ज है, मतलब वो सप्लाई दिए हुए हैं और रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में स्लिप का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है। लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है, अंतर कम होता जाता है, स्लिप का मान क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने दोनों कंडीशन को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया और इस कंडीशन से आप क्या हो गए, वाकिफ हो गए। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है। तो देखिए, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडक्शन मोटर को हम ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। ठीक है। इस ट्रांसफार्मर कहने के पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इंडक्शन मोटर को क्यों कहते हैं हम डायनेमिक ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इसको डायनेमिक ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इसको डायनेमिक ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। इसके पहले हमें फ्रीक्वेंसी और स्लिप में एक रिलेशन स्थापित करना होगा। ठीक है ना। बिना रिलेशन स्थापित किए हम जो है इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम चलते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे किसके किसके बीच, फ्रीक्वेंसी और स्लिप के बीच। ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है। स्लिप और फ्रीक्वेंसी में संबंध और आवृत्ति में संबंध। ठीक है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप। ठीक है। राइट हियर, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप। ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, माना क्या माना कि जो स्टेटर में आपने EMF दिया है, मतलब स्टेटर में जो आपने सप्लाई दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टेटर सप्लाई की आवृत्ति कितनी है, माना स्टेटर सप्लाई की आवृत्ति कितनी है, FS है। ठीक है ना। ये जो होगा ये आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। क्यों प्रोपोर्शनल, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगा, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बढ़ेगी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी घटेगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, आपकी घटेगी। ये तो बताए थे ना कि जो आपका NS होता है वो किस पर डिपेंड करता है, 120F/P पे। तो NS F पे डिपेंड किया ना, तो आपकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी उसी पर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसलिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिख सकते हैं ना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हुआ तो स्टेटर में भी EMF इंड्यूस्ड हुआ और स्टेटर में भी मोशन आया, स्टेटर भी रोटेट करने लगा। स्टेटर जब रोटेट करेगा तो फ्लक्स को काटेगा ना, तो उसमें भी तो सप्लाई आएगी, उसमें भी तो EMF इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होगी। तो उस करंट की भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए रोटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, माना रोटर की जो आवृत्ति है वो क्या है,
रोटर की आवृत्ति कितनी है, FR है। ठीक है, इसका मतलब समझिए रोटर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी आवृत्ति क्या है, FR है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं तो जो आपकी FR होगी वह किसके प्रोपोर्शनल होगी, सापेक्ष गति के। किसके प्रोपोर्शनल होगी, सापेक्ष गति की। इसको हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड के। ठीक है, सापेक्ष गति के प्रोपोर्शनल होगी ना, तो सापेक्ष गति बराबर होता क्या है, प्रोपोर्शनल टू NS माइनस NR। ठीक है ना, NR क्या है मैंने लिख ही दिया, NR क्या है, रोटर की स्पीड है। NR क्या है, रोटर का स्पीड। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ NR क्या है, स्पीड ऑफ रोटर, रोटर का गति, किसमें, RPM में। ठीक है, तो इस प्रकार रोटर की फ्रीक्वेंसी इतनी, FR इतनी हो गई। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर तो आपको मिलेगा क्या, इक्वेशन सेकेंड ऊपर, इक्वेशन फर्स्ट नीचे। ठीक है ना, मैंने इसमें उसको डिवाइड कर दिया तो मिलेगा क्या, FR बराबर FS, प्रोपोर्शनल का टेबल कट जाएगा, NS माइनस NR अपन क्या हो जाएगा आपका NS। इसके बराबर होता क्या, आपका स्लिप। यानी कि जो FR होता है वो S इंटू FS हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रोटर में फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी बेटा, वह स्टेटर के फ्रीक्वेंसी की स्लिप गुना होगी। ठीक है, रोटर में जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी स्लिप गुना होगी। तो मैं आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि स्लिप का मान 4% होता है। जनरली कितना परसेंट होता है, 4% जनरली। ठीक है ना, 4% स्लिप होता है। तो 4% स्लिप पे अगर हम रोटर की फ्रीक्वेंसी की गणना करें तो कितना होगा, 4% पर ये आपका 4/100 हो जाएगा। आज सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिया में अलाउ है तो जानते ही हैं, तो ये 50 ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कितना होगा रोटर की फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जनरली पूछता है रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जब रोटर में मूवमेंट आ जाता है तब लगभग कितनी होती है, 2 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और जब मूवमेंट नहीं रहता है तब जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वही रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ पहले 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रोटर की हो जाती है जब रोटर में मोशन आ जाता है। तो इतनी लेस फ्रीक्वेंसी होने के कारण इंडक्शन मोटर के रोटर में जो आपके आयरन लॉसेस होते हैं वो नगण्य होते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और जानिएगा। इंडक्शन मोटर के रोटर में आयरन लॉस नगण्य होते हैं ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। ठीक है, जो लो फ्रीक्वेंसी होता है रोटर का उसी के कारण उसमें आयरन लॉसेस क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब मशीन अभी घूमा नहीं है तो उस कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, उस कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब मशीन कब क्या नहीं हुआ, घूमा नहीं है, जिस कंडीशन में अभी रोटेशन उसमें नहीं आया है तो उस कंडीशन में स्लिप का मान क्या होगा। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन या जब NR बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब NR बराबर 0 होगा तो उस समय स्लिप का मान कितना होगा बताइए। जब NR बराबर 0 होगा तो उस कंडीशन में स्लिप का मान अभी अभी वेरीफाई किए है ना, तो FR बराबर क्या हो गया, FS हो गया कि नहीं हो गया। देखिए, तो यह एक ऐसी कंडीशन है बेटा, यह एक ऐसी कंडीशन है कि जो ट्रांसफार्मर के रूल को फॉलो करता है। जब मशीन में के रोटर में स्पीड नहीं होती है, 0 स्पीड होती है, तो उस समय रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जिस फ्रीक्वेंसी पर स्टेटर में सप्लाई होती है उसी फ्रीक्वेंसी पर वो रोटर को क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, जो ट्रांसफार्मर का भी सिद्धांत है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में 2 साइड होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी पर प्राइमरी वाइंडिंग का पावर सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र होता है ना। तो सेम इस कंडीशन में ऐसी स्थिति आती है कि स्टेटर का जो पावर होता है, स्टेटर का जो पावर होता है बेटा, वह रोटर को क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर स्टेटर के पावर होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर रोटर का पावर होता है एट दिस कंडीशन। इसीलिए हम इंडक्शन मोटर को एक डायनामिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, अंतर क्या है, इसकी सेकेंडरी शॉर्ट होती है, इसकी सेकेंडरी ओपन होती है।
ठीक है ना, ये अंतर है। डायनामिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ट्रांसफार्मर है इंडक्शन मोटर जो डायनामिक कंडीशन में होता है, रोटेट कंडीशन में होता है, गति की गतिशील अवस्था में वर्क करता है, इसीलिए इसको हम डायनामिक ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, अगर जो भी बातें आपको समझ में नहीं आई हों या जो कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको देखूंगा। देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को मैं क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। मैं उसको बता दूंगा आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैं आपको बता दिया कि इस तरह में देखिए, अभी तक मैंने आपको जो बताया इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, यह ना केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू में भी बराबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होता है। तो विथ रीजन जब आप बताएंगे कि इंडक्शन मोटर के स्टार्ट होने का कारण क्या है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। इसलिए जो मूल रीजन है उस रीजन को समझिए कि इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं पढ़ा दूंगा। आप कहेंगे कि नहीं सर इतना डीप ना पढ़ाइए, शॉर्टकट पढ़ाइए, तो मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे कि नहीं सर आप केवल नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा दीजिए, तो नोट्सों वहीं छाप करके एक एक लाइन पढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आप संतुष्ट रहें मैं वैसे आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो इस पर क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है बोर्ड में, मैंने सब बता दिया। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर पर। क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर पर। देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको हम बताने के लिए उसमें उतरेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे गुण चीज़ें हैं जिसको मैं बताता लेकिन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बताने के बाद जब मैं उसको बताऊँगा तब और मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।